हम्म, तो आज के इस कार्यक्रम के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। भारत विकास परिषद लेकर आया है एक बार फिर से एक और ऐसा नेशनल बर्निंग इश्यू जिसके इम्प्लीकेशंस दिखते तो नहीं है और दिखते भी हैं, जो न केवल इकोनॉमी, न केवल बल्कि समाज, कम्युनिटी एंड पर्सनल, बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित करने वाला ऐसा सब्जेक्ट है। राइज इन पॉपुलेशन, rise in India's population, regions, implications and solutions and all about that population. फ्रेंड्स, आइए थोड़ी सी जानकारी भारत विकास परिषद के बारे में मैं आपको दूं और उसके बाद हम रेडी हैं आज के इस प्रोग्राम को विधिवत रूप से शुरू करने के लिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के द्वारा। भारत विकास परिषद, स्वस्थ, समर्थ और संस्कारित भारत, यह है भारत विकास परिषद का टैगलाइन। भाइयों और बहनों, स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर स्थापित 1963 से ये एक राष्ट्रीय लेवल का, एक सिटीजन्स का वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, सेंस ऑफ प्रमोटिंग सेंस ऑफ पेट्रियोटिज्म, नेशनल यूनिटी, इंटीग्रिटी, कल्मिनेशन ऑफ स्वस्थ, समर्थ और संस्कारित भारत, फिजिकली, इकोनॉमिकली एंड मॉरली स्ट्रॉन्ग इंडिया बनाने के लिए कटिबद्ध है भारत विकास परिषद। भाई और बहनों, करीब 1400 से ज्यादा ब्रांचेज और 72,000 से ज्यादा हमारे फैमिली मेंबर्स 1963 से विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से भारत ही नहीं, भारत की हर एक जनसंख्या को और विश्व को संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना के स्वर हर घर घर में, हर एक युवक और युवक में, पुरुष और नारी में, हर एक सिटीजन्स में राष्ट्रवादी की भावना फैलाते हुए आए हैं। भाई और बहनों, भारत विकास परिषद का एक कार्यक्रम जिसको कहते हैं राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता 1967 से, भारत को जानो एक और कार्यक्रम 2001 से, और गुरुवंदन छात्र अभिनंदन, इस तरह के परमानेंट प्रोजेक्ट 1600 से ज्यादा अलग अलग जगह पर देश और हमारे नागरिकों की सेवा में लगे हैं। भाई बहनों, तो चलते हैं आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम जो आजादी के अमृत महोत्सव। भाई और बहनों, आजादी के 75वें साल का पर्व भारत वर्ष मना रहा है और भारत विकास परिषद भी उसमें हाथ जोड़कर हर एक व्यक्ति को साथ लेकर भारत विकास परिषद आजादी का अमृत महोत्सव की ये 33 एपिसोड, हम 32 एपिसोड्स ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं, जिसमें डॉक्टर एस मंथा जी आज के जो स्पीकर हैं, उन्होंने NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 और इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स टू द इंडिया सॉवरेनिटी, ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस कर चुके हैं। भाई बहनों, डॉक्टर SS मंथा जी स्पीक्स पे आप ये सारे कार्यक्रम हमारे रिकॉर्डेड देख सकेंगे। और हम अब चलते हैं इस कार्यक्रम को ज्यादा आगे न बढ़ाते हुए, इस कार्यक्रम की भारत विकास परिषद की एक संस्कार है, एक राष्ट्रीयता की भूमिका है, एक राष्ट्रीयता की भावना है, और राष्ट्रीय गीत के द्वारा हम इस कार्यक्रम को शुभारंभ करते हैं। वंदे मातरम गीत के लिए मैं इन्वाइट करता हूं भारत विकास परिषद की एक्टिव मेंबर वैदिक मीरा रोड शाखा से मंजू आर नौलखा, उनसे मैं निवेदन करूंगा और आप सभी लोग भारत माता को वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, उनका पूरा ध्यान करते हुए मन ही मन इस राष्ट्रीय गीत को गुनगुना सकते हैं। वंदे मातरम। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी आ रही है।
बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी। राष्ट्रीय मातृभूमि की रक्षा और संरक्षा की पूरी भावना के साथ इन्होंने वंदे मातरम गाया। आइए भाई और बहनों, आज के इस प्रोग्राम की थोड़ी सी रूपरेखा मैं बताऊं। मैं हूं इस प्रोग्राम का कन्वेनर ये राम लक्ष्मण नौलखा, विकास मित्र श्री राम लक्ष्मण नौलखा, और ये प्रोग्राम पेश किया है महाराष्ट्र मुंबई प्रांत भारत विकास परिषद। और ये प्रोग्राम आजादी के अमृत महोत्सव की 33वीं कड़ी है। 75 कड़ियां हमने प्रोजेक्ट का संकल्प में ली है और ये 33वीं कड़ी है। और आज के प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं, स्पीकर हैं, आज के एमिनेंट फैकल्टी हैं डॉक्टर एस मंथा जी। दोस्तों, भारत विकास परिषद इसी तरह के अलग अलग सब्जेक्ट लेकर आपके सामने आएगा और हम अब आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए निवेदन करते हैं भारत विकास परिषद महाराष्ट्र मुंबई प्रांत के महासचिव श्री ओम प्रकाश जी प्रजापति, जो यहाँ मौजूद हैं लिंक पर, वो स्वागत भाषण भी दें और हम सबको प्रेरणास्पद 2 वचन भी दें। श्री ओम प्रकाश जी प्रजापति से मेरा निवेदन। नमस्कार, वंदे मातरम सभी को। सर्वप्रथम आज के गेस्ट स्पीकर श्री एस मंथा जी व आज की मीटिंग में उपस्थित भारत विकास के सभी सदस्यों का मनपूर्वक मुंबई प्रांत की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तदुपरांत हमारे मुंबई प्रांत के एनर्जेटिक आईटी सेल कन्वेनर श्री चार्टेड अकाउंटेंट राम लखन नौलखा जी, जिन्होंने की आजादी का अमृत महोत्सव के 75 एपिसोड पूरे करने का बीड़ा उठाया और उसमें यह लगातार कामयाब भी रहे। मुंबई प्रांत की तरफ से उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन व्यक्त करता हूं एवं आने वाले कार्यकाल में भी इसी तरह से कार्य करते रहेंगे, ऐसी आशा व्यक्त करता हूं। श्री राम लखन नौलखा जी ने अलग अलग विषय पर अलग अलग स्पीकर को आप सबके बीच उपस्थित कर सभी को नया विचार समाज के किस तरह से चल रहा है उसके बारे में जानकारी देने की अमृत महोत्सव के द्वारा जानकारी दी, जिसमें श्री एस मंथा जी द्वारा जनसंख्या वृद्धि कारण और निवारण इस विषय पर आज बहुत ही अच्छा अपना वक्तव्य देंगे मंथा जी के बारे में, उनके व्यक्तित्व के बारे में बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन संक्षिप्त में इतना बताना चाहूंगा कि वह हमारे भारत विकास परिषद वेस्ट रीजन के पैट्रन है एवं ऑल इंडिया AICTE के पूर्व चेयरमैन है। 250 से ज्यादा मैगजीन इत्यादि में उनके लेख छप चुके हैं। ऐसे शख्सियत आज हमारे बीच अपना कीमती समय निकाल कर उपस्थित हुए हैं। उन्हें एक बार मुंबई प्रांत की ओर से श्री एस मंथा जी का मनपूर्वक अभिनंदन करता हूं और इसके साथ ही श्री राम लखन नौलखा जी को आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। वंदे मातरम। धन्यवाद हमारे प्रांतीय महासचिव श्री ओम प्रकाश जी। आज इस प्रोग्राम में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय और प्रांतीय और ब्रांचेस से भारत विकास परिषद की और बहुत सारे हमारे एमिनेंट गेस्ट भी मुझे स्क्रीन पर दिख रहे हैं। व्यक्तिगत नाम लिए बिना मैं सबका दिल से हृदय से आज के इस प्रोग्राम में हार्दिक उनका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। भाई और बहनों, डॉक्टर एस मंथा जी का जब कोई इस तरह का प्रेजेंटेशन होता है तो एक सब्जेक्ट मैटर के अलावा भी कुछ ऐसी खास बात होती है जिसे हम अपने घर परिवार शहर और देश के लिए अपना सकते हैं। अगर आज के इस प्रोग्राम से जो कि पॉपुलेशन पर है, अगर कुछ भी सीख अगर हम ले सकें और समाज में उस सीख को फैला सकें तो इट विल बी ए ग्रेट ऑनर फॉर ऑल ऑफ अस। जैसा कि कुछ दिनों पहले विचार आया था मेरे मन में, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आ रहा है, जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, कितने भी एम्प्लॉयमेंट लाओ फिर से वापस रोजगार की समस्याएं, खाने की समस्याएं, फूड की समस्याएं, जमीन की समस्याएं, एनवायरमेंट की समस्याएं, कितनी समस्याएं आप सोल्व करो, जब तक जनसंख्या नियमित नियंत्रण में नहीं होगी ये सारी समस्याएं कम नहीं होगी बल्कि बढ़ती जाएगी। जैसा कि डाटा स्पीक करते हैं, बोलते हैं, एक प्रोजेक्टेड एस्टिमेट के अनुसार आज की डेट में भारत की जनसंख्या 140 करोड़ प्लस के आसपास पहुंचकर आगे बढ़ती जा रही है।
जहां बर्थ रेट पर डे 65,000 के आसपास है, वहीं डेथ रेट 28,000, यानी कि जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। कौन से तरह के कौन से कारण हैं, व्हाट आर द रीजन? क्या बाहर से आने वाले लोग हैं, क्या शरणार्थी हैं, या कौन से रीजन है जिसकी वजह से ये हमारी बर्थ रेट भारत की क्यों ऐसे आगे से आगे बढ़ती जा रही है? भाई और बहनों, ऐसा भी कहा जा रहा है कि इसी तरह से अगर हमारी ये बर्थ रेट चलती रही तो इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बी द मोस्ट पॉपुलर country in the world by 2030. Anyway, ये डाटा तो आपको ऑथेंटिकेटेड हमारे स्पीकर श्री डॉक्टर एस एस मंथा जी बताएंगे। मेरा काम है आप सबका स्वागत करना। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट पर हम भारत विकास परिषद आगे भी लेकर आएंगे, जिसमें कुछ सब्जेक्ट हम डॉक्टर एस एस मंथा जी के द्वारा होंगे और कुछ और भी दूसरे। भाई और बहनों, डॉक्टर एस एस मंथा जी की एक तारीफ में एक लाइन और बोलना चाहूंगा। मैंने कभी भी कोई भी जो भी सब्जेक्ट उनको दिया, उन्होंने ये नहीं बोला कि इसके ऊपर मैं नहीं कर सकता या नहीं हो सकता। ही इज द मास्टर थ्रू द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इज ए नेशनल लेवल अपेक्स एडवाइजरी बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के आप फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं। और एक ऐसी पोजीशन पे जब आप व्यक्ति आता है तो भाई और बहनों, क्या उनको मालूम नहीं होगा? ऐसा कहते हैं कि अन्नदानम महादानम विद्यादानम महतरम। और भाइयों बहनों, अन्नदान तो हम सब करते हैं, पर विद्या की अगर किसी के पास शक्ति हो, नॉलेज हो, और वो शक्ति और नॉलेज डॉक्टर एस एस मंथा जी आप सबके सामने लेकर आए हैं। मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। और आप सभी भाई और बहनों जो आए हैं यहाँ पे ज्वाइन हुए हैं, आप सबका भी स्वागत। आजादी के अमृत महोत्सव की 33वीं कड़ी को लेकर एक बार फिर से आपका अभिनंदन। भारत माता की जय, स्वामी विवेकानंद जी की जय, और भारत माता की जय के साथ मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर एस एस मंथा जी को आज के सेशन को कंडक्ट करके हमें एनरिच करने के लिए। नमस्कार, वंदे मातरम। और मैं यहाँ पर जो भारत विकास परिषद के सदस्य जो उपस्थित है, उन सभी लोगों को मेरा नमस्कार और उन सभी लोगों को मेरा अभिनंदन। मैं आज कुछ प्रेजेंटेशन है जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, और पहले मैं इस प्रेजेंटेशन को शेयर करूँगा। आप हमको बताइए कि ये शेयर हुआ है नहीं हुआ है? हो गया? हाँ जी, हो गया। और इसको मैं स्लाइड शो करूंगा। तो आप देख सकते हैं प्रेजेंटेशन, तो आप देख सकते हैं ना? हाँ जी। तो इस विषय पर, पॉपुलेशन कंट्रोल के विषय पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। और I also would want to thank नौलखा जी एंड बाकी भारतीय विकास परिषद के सदस्य जो है, उन सभी को मेरा एक थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया है कि मैं आपसे मिलूं और आपसे बात करूं। और ये जो आज का विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जैसे नौलखा जी ने कहा, इसका कई परिणाम है, कई डायमेंशंस है जो हम आज प्रेजेंटेशन में देखेंगे। पहला जो विषय है नंबर्स का, जो हमारे देश में जो नंबर्स दिखते हैं, हर चीज में नंबर का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। इंडिया इज करंटली दी सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री। चाइना के बाद आज इंडिया का जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है, चाइना के बाद है। लेकिन ये कहा जाता है कि 2027 तक 2027 तक हम चाइना को पार कर जाएंगे जनसंख्या के विषय में, और ये सिर्फ 5 साल बचा है अभी।
द टोटल एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, आज जो पॉपुलेशन है, आज जो जनसंख्या है 1.39 बिलियन है, विच इज अबाउट 17% जो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है उसका 17% भारत में लोग रहते हैं। जो लास्ट जनगणना जो सेंसस हुआ है वो 2011 में हुआ है, अब चल रहा था, इस बीच पैंडेमिक के वजह से वो रुका सा है, और मेरे ख्याल से इस साल के अंत तक या फिर अगले साल में ये जनगणना का जो प्रथा है वो कंप्लीट हो जाएगा, और हमें 2020, 2010 और 2020 के बीच में जो समय था, उसका जो पॉपुलेशन का इफेक्ट क्या है वो हमारे समझ में आएगी। तो यहाँ पे कुछ और स्टैटिस्टिक्स है जो ये कहता है कि एक तरफ से आप यदि देखेंगे तो इंडिया का जो पॉपुलेशन है, जो भारत का जो पॉपुलेशन है, वो किसी डायमेंशन में वो एडवांटेजेस भी है और किसी अलग पहलू में वो डिसएडवांटेजेस भी है। तो पहले हम देखेंगे कि ये एडवांटेजेस कैसे हो सकता है। तो इंडिया में यदि, भारत में यदि अच्छा एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है तो यंगेस्ट ग्लोबल पॉपुलेशन विथ एन एवरेज एज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 29 ईयर्स का जो एवरेज एज है भारत में, ये हमारे फायदेमंद हो सकता है। और 41% जो हमारे जो जनसंख्या है, आबादी है, वो 18 साल का नीचे है। और यदि आप जापान से कंपेयर करेंगे तो उनका जो एवरेज नेशनल एज जो आज है वो 46 है, जिसका मतलब लोग वहाँ पे ओल्ड होते जा रहे हैं और आगे जाकर उनका जो डेवलपमेंट के लिए जो लोग लगेंगे वो शायद उनको नहीं मिल पाएगा। इसी तरह यूरोप में भी जो एवरेज नेशनल एज है ये 35 का ऊपर है, और कुछ देशों में यूरोप में 40 के ऊपर है। तो इसका मतलब भारत का एक एडवांटेज भी हो सकता है कि हमारे यहाँ जो यंग पॉपुलेशन है वो काफी तादाद में है। This implies that most Indians have a preponderance of their working years है, उनका जो यूजफुल ईयर्स है वो भारत में यंग पॉपुलेशन होने की वजह से हमारे पॉपुलेशन के पास जो बहुत ज्यादा साल देश के लिए काम करने का एक जो उपलब्धि अवेलेबल है। दिस पॉपुलेशन कैन ऐड टू नेशन बिल्डिंग इकोनॉमी इफ, अगर उनके पास जो स्किल्स है, हुनर है, वो सही मायने में और सही स्किल्स यदि उनके पास है, एजुकेशन सही है और एम्प्लॉयमेंट यदि उनको मिलता है तो हमारे देश बहुत आगे जाकर तरक्की कर सकता है। ये सारा चीज जो मैंने आपको कहा, ये सारा चीज एडवांटेजेस है हमारे पॉपुलेशन यंग होने की वजह से। लेकिन पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का एक और पहलू है, जैसा मैंने पहले कहा, वो जो अलग जो डायमेंशन है वो सारा हम आगे प्रेजेंटेशन में देखेंगे। यहाँ पे मेरा ये कहना है, जनसंख्या वृद्धि किसी भी क्षेत्र में लोगों की संख्या बढ़ने को कहा जाता है, और पूरी दुनिया में मनुष्य की जनसंख्या हर साल लगभग 8% 3 करोड़ या 1% 1.1% की दर से बढ़ती जा रही है। और 1800 के पूरे विश्व की जनसंख्या लगभग 1 अरब थी, मतलब 1 बिलियन लोग थे 1800 में, जो आज 2017 में जो अवेलेबल डेटा है वो 7.6 बिलियन हो गई है, और आगे भी इसकी संख्या में बढ़ाव की उम्मीद है। और ये अंदाजा लगाया जाता है कि 2020 तक आबादी 8.6 बिलियन हो जाएगी और 2050 तक 9.8 बिलियन और 2100 तक 11.2 बिलियन तक हो सकता है। जिसका मतलब जो हमारे सिस्टम के जो उपलब्धि है उनके ऊपर जितना प्रेशर हो सकता है वो आप
अंदाजा लगा सकते हैं। यूनाइटेड नेशन के अनुसार 1990 और 2010 के मध्य विश्व की जनसंख्या में 30% या 1.6 खरब मनुष्यों की वृद्धि हुई है। इस वृद्धि में सबसे आगे भारत है, 35 करोड़ उन्होंने जोड़ा है विश्व की आबादी में, और चीन ने 19.6 करोड़ 19%, 6 करोड़ ऐड किया है, जोड़ा है। और प्रतिशत के हिसाब से लेकिन हम देखेंगे एक और बड़ी बात आपको दिखाई देगी, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है वहां पे 315% और कतार में 271% है। अब यहाँ पे मैंने कुछ डेटा आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे जो पॉपुलेशन राइज और रिलीजियन के हिसाब से जिस तरह से बढ़ा है, आप देखेंगे हिंदुइज्म जो है 1951 से यदि हम मैप करेंगे 1961, जो डिकेडल सेंसस जो कहते हैं 10 साल का जो पीरियड में जो जिस तरह से आबादी बढ़ता है घटता है, उसका जो टेबल हम देखेंगे। सो 1951 से लेके 2011 तक लगातार कम होता जा रहा है। और जो बाकी जो इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी लगभग कांस्टेंट है, सेम समांतर है, और इस्लाम जो है थोड़ा सा बढ़ रहा है। बाकी जो है सिखिज्म है वो घटता जा रहा है, बुद्धिज्म है वो घटता जा रहा है, जैनिज्म घटता जा रहा है, और बाकी जो इस तरह का डेटा हमें आज दिखाई देता है। सो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम दिखाना चाहते हैं, जो हिंदुइज्म है, मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है, और बाकी जो जिस उनका पॉपुलेशन जो 1950 से लेकर आज तक किस तरह से बढ़ा है, कम हुआ है, ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। और यहाँ पे एक और डेटा मैं देना चाहता हूँ। प्यू रिसर्च सेंटर, PW Research Center is a non-partisan American think tank based in Washington, D.C. and it provides information on social issues, public opinion and demographic trends shaping the United States and the world. इनका ये कहना है कि भारत में, इनका जो रिसर्च कहता है, भारत में 51-61 में किस तरह से पॉपुलेशन बढ़ा है, हिंदूज का क्या हुआ है, क्रिश्चियंस का क्या हुआ है, और मुस्लिम्स का क्या रेट में बढ़ा है। ये जो फिगर्स है आपके सामने है, ये रिप्रेजेंटेटिव फिगर्स है, तो आप समझ सकते हैं कि देश में वो क्या रहा है। इसके आगे ये प्रोजेक्टेड ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियंस इन इंडिया। सो इंडिया में जिस तरह से क्रिश्चियन बढ़ रहे हैं, हिंदूज बढ़ रहे हैं, या और जाति के लोग बढ़ रहे हैं, ये उनका रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई देता है। अब आगे जाकर आर पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड, तो हम ये देख रहे हैं आज के पॉपुलेशन बढ़ रहा है, हमारे देश में भी बढ़ रहा है और विश्व में भी बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज हमें चाहिए, और उस चीज के लिए लेजिस्लेशन का एक रिक्वायरमेंट है क्या। इन प्रश्नों का उत्तर हम आगे कुछ स्लाइड्स में आपको देंगे। आर पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट प्लेस। चाइना ने क्या किया, रिसेंटली उन्होंने अपना पॉपुलेशन को रिवर्स होते हुए, कम होते हुए देखा है, और उन्होंने ऐसे कंट्रोल मेजर्स लाए हैं जहां पे फिर पॉपुलेशन बढ़ सकता है। उन्होंने they have allowed 3 children household in an effort to reverse the rapid graying of its population. पॉपुलेशन कम करने का एक मुद्दा है, लेकिन उसमें होता क्या है कि यंग पॉपुलेशन कम हो जाते हैं, जिसका मतलब एजेड पॉपुलेशन आपका टोटल पॉपुलेशन में बढ़ जाता है। अगर यदि एजेड पॉपुलेशन बढ़ता है तो आपका फिर डेवलपमेंट के हिसाब से आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो चाइना में यही हुआ है, तो उन्होंने अभी उनका 1 चाइल्ड पॉलिसी को रिवर्स किया 2 चाइल्ड पॉलिसी में, 2 चाइल्ड पॉलिसी को आज जाकर उन्होंने 3 चाइल्ड पॉलिसी में रिवर्सल किया है। अब डिकेडल सेंसस टू काउंट द नंबर ऑफ पीपल, जो 10 साल में जो जितने पॉपुलेशन बढ़ता है, और डिकेडल सेंसस उसको कहते हैं, तो उसको पोस्टपोन करना पड़ा कोविड के वजह से। मेरे ख्याल से अभी आगे उसका डेटा हमें मिल सकता है।
सेंसस इज अनलाइकली टू बी कैरिड आउट, जो पैंडेमिक था इसलिए वो डिले हो चुका है। अब इसका फ्लिप साइड, इसका दूसरा साइड जो हम देखना चाहेंगे, नंबर ऑफ बेबीज बीइंग बोर्न इन द कंट्री इज ऑलमोस्ट एट द लेवल रिक्वायर्ड टू स्टेबलाइज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। आज यदि हम भारत का पॉपुलेशन का देखते हैं, जो जितने बच्चे पैदा होते हैं, नंबर ऑफ बेबीज बीइंग बोर्न इन द कंट्री is almost at the level required to stabilize the size of the population. मतलब यंग नहीं बढ़ेंगे, बूढ़े नहीं बढ़ेंगे, और इसका जो एक इक्विलिब्रियम चाहिए, एक समतुलना चाहिए, उसके हिसाब से शायद आज हमारा जो रेट ऑफ राइज है वो बिल्कुल उसके जो रिक्वायरमेंट के पास है। लेकिन ये कहना भी गलत है कि सारे देश में इस चीज एप्लीकेबल है। वो आगे हम देखेंगे कि क्यों इस तरह का प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ पे है। उत्तर प्रदेश और असम have proposed to introduce legislation that will compel couples to restrict the number of children they produce to 2. उत्तर प्रदेश और असम में 2 बच्चों का एक नीति उनको लाने की एक डिस्कशन हो रही है। These states intend to bar those, अब कोई अगर 2 बच्चों से ज्यादा पैदा करते हैं तो उनको they will be barred from contesting local body elections, applying for government jobs and assessing various subsidies. मुद्दा ये है कि इस तरह का चीज चाहिए नहीं चाहिए, या फिर इसका दोनों तरफ का जो उसका जो डिस्कशन पॉइंट्स है वो क्या हो सकता है। अभी उत्तर प्रदेश जो हमारे मोस्ट पॉपुलर स्टेट है, जिस हमारे उत्तर प्रदेश स्टेट में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, और वो 24 मिलियन यानी 240 मिलियन यानी 24 करोड़ का पॉपुलेशन है, और आसाम में 3.4 करोड़ का पॉपुलेशन है 2021 में। हमारे जो पार्टी जो है पावर में जो है भारतीय जनता पार्टी, लेजिस्लेशन कर्नाटका में लाने का एक विचार उनका है, जिसका पॉपुलेशन 6.8 करोड़ है। अब हमको इन चीजों को समझने के लिए रेट ऑफ राइज का एक समझ होनी चाहिए, और टोटल फर्टिलिटी रेट TFR जो हम कहते हैं उसका समझ होनी चाहिए, उनके बारे में हम देखेंगे। According to projections of the National Commission of Population, India is currently rising by about 1% per annum compared to about 2% in 91-92. मतलब 2 दशक के पहले वो जो 2% बढ़ रहा था, आज 1% बढ़ रहा है। इंडिया has been adding, और जो जितना जो ज्यादा से ज्यादा जो हम जो इसमें जो कमी आई है वो शायद लास्ट 6-7 इयर्स में हुई है, जिसके मैं आगे आपको बताऊंगा। इंडिया has been adding on average about 17 million to its population a year. 1.7 करोड़ लोगों को हर साल हम जोड़ते हैं हमारे पॉपुलेशन में। That is like adding the current population of Netherlands every year to the already large population. Netherlands एक देश है जिसका पॉपुलेशन 1.7 करोड़ होता है। इसका मतलब है हम हर साल एक नेदरलैंड को हमारे देश में जोड़ रहे हैं। तो जो TFR जो टोटल फर्टिलिटी रेट है is usually described as the average number of children per woman, which makes it an intuitive measure of fertility. तो ये जानना जरूरी है, क्योंकि जितने हमारे जो वुमन है और उनका कैपेसिटी, जो बच्चे पैदा करने का जो कैपेसिटी होता है, वो इंट्यूटिव मेजर है फर्टिलिटी रेट का। और वो जो फिगर है वो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स चेंज। जो TFR इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप all the age specific fertility rates, multiplying this, मतलब fertility rate जब भी एक लेडी 20 years होती है, 30 years होती है, 40 years होती है, तो हर डिकेड में उनका fertility rate बदलता है। तो TFR is calculated by adding up all the age specific fertility rates, multiplying this sum by 5 and the width of the age group interval and then dividing by 1000. जो फिगर आता है
वो इंडिकेट करता है हमको कि हमारा पॉपुलेशन किस तरह से बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, आगे जाके क्या होगा, वगैरह वगैरह। तो अभी हम इसके आगे देखेंगे क्या हो रहा है। So in the last few years, the addition has declined to about 14 million per year. 17 जो नेदरलैंड का जो बात मैंने किया, अब जाकर वो 17 से 14 मिलियन हो चुका है लास्ट 5-6 years में। 1.4 crores ऐड होता है हर साल। The expansion of the population is alarming, बहुत ज्यादा है, but a falling total fertility rate provides comfort. इसके जबकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, फर्टिलिटी रेट यदि हम मैप करेंगे लास्ट 5 साल में, 10 साल में, वो घट रहा है, जिसका हमें ये अंदाजा हो सकता है कि आगे जाकर हमारा पॉपुलेशन घट सकता है, क्योंकि फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है। अब फर्टिलिटी रेट क्यों कम हो रहा है, कैसे कम हो रहा है, इनका बहुत कई सारे पहलू है जो हम देखेंगे। TFR is an indicator of the average number of children expected to be born to a woman. So, एक लेडी का जितने चिल्ड्रन हो सकते हैं, जितने पैदा हो सकते हैं, उसका जो एक पहलू है वो टोटल फर्टिलिटी रेट है। इंडिया's fertility rate was estimated 2.2 in 2018. 2018 में 2.2 था by sample registration system SRS। ये जो है ये डेमोग्राफिक सर्वे है जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है, द सेम बॉडी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जो सेंसस जनगणना जो करता है, वही TFR का भी एक मूल्यांकन वो बनाता है। सो यदि आप आगे पिछले वर्षों में देखेंगे, 1990 में हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट 4 था, आज जाकर वो 2.2 है, जिसका मतलब आप समझ सकते हैं 1990 वाला पीरियड में जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ा है वो शायद ही नहीं बढ़ना चाहिए था उस रेट में, जो शायद आज हम उसके वजह से आज हम इन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। A TFR of 2.1 is considered as the replacement level, मतलब जितने मतलब कम हो रहा है पॉपुलेशन डेथ के वजह से, और जितना पैदा हो रहा है बच्चों के वजह, नए बच्चे आने के वजह से, ये जो इनका इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए जो TFR लगता है वो 2.1 है। और मतलब यदि 2.1 हमारे फर्टिलिटी रेट होता है देश में, तो जितने कम होता है पॉपुलेशन और जितना बढ़ता है, ये दोनों सिमिलर होते हैं ना। सो इफेक्टिवली पॉपुलेशन ना बढ़ता है ना कम होता है। लेकिन आज जैसे आप देखे हैं टोटल फर्टिलिटी रेट 2.2 है, जिसका मतलब हमारे पॉपुलेशन बढ़ता है, कम नहीं होता है। आगे देखेंगे फाइंडिंग्स ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS carried out periodically by the International Institute for Population Studies on behalf of the Union Ministry of Health and Family Welfare also says similar results. So ये जो अलग-अलग सर्वे जो आ रहा है, हर सर्वे का रिजल्ट लगभग सिमिलर है। Field studies for the latest round of NFHS were carried out in 1920 and results of 22 states का जो results है, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स, उनका रिजल्ट्स रिलीज किया गया है। मतलब देश का आप TFR न देखते हुए आप स्टेट्स का TFR देखिए, और हर स्टेट में किस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, किसी स्टेट में कम हो रहा है, किसी स्टेट में ज्यादा हो रहा है, और ओवरऑल देश का पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो ये जो चीज है इसको हम जानना जरूरी है, और इससे ये साबित होता है कि नेशनल लेवल में पॉपुलेशन कंट्रोल लेजिस्लेशन होना चाहिए या स्टेट लेवल में होना चाहिए, जहाँ पे किसी स्टेट में बढ़ रहा है, किसी स्टेट में कम हो रहा है। ये इन चीजों के बारे में हमें सोचना चाहिए। जो SRS, अब हम स्पेसिफिक कुछ डेटा देखेंगे। SRS data shows that the average TFR in the country had declined from 2.7, 2006 में 2.7 था, 2016-18 में 2.2 है। 2.1 is what it should be.
In Uttar Pradesh, which included data for Uttarakhand, average TFR had declined from 3.9 to 3 during this period. So इसका एक मतलब निकलता है कि कम से कम यूपी में पॉपुलेशन कंट्रोल लेजिस्लेशन होना चाहिए। फिर बिहार आप देखेंगे 3.8 to 3.2 है, राजस्थान में 3.4 से 2.6 पर आया है, और मध्य प्रदेश में 3.3 से 2.7 तक आया है 2006 से लेकर 2018 का बीच में। अब कर्नाटका यदि आप देखेंगे TFR 2.1 से 1.7 हो चुका है, तो इसका मतलब शायद कर्नाटका में लेजिस्लेशन होना चाहिए क्या, ये सोचने वाली बात है। और बाकी जैसे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, उत्तराखंड है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश में, इनमें जहां पॉपुलेशन एक तीव्र गति से बढ़ रही है उसको घटाना जरूरी है। अभी आगे जाकर TFR जो ये मैंने बताया आपको, NFHS रिपोर्ट भी बताया, आगे देखेंगे। सो ये जो TFR वाला जो है बात जो है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, और जो वुमेन लिटरेसी है, पढ़ा लिखा जितना वुमेन होंगे, इन दोनों के बीच में एक अच्छा सा रिलेशनशिप है जो हमें समझना चाहिए। साउथ इंडियन स्टेट्स वर एन एक्सेप्शन। जो TFR जो हम कैलकुलेट करते हैं साउथ इंडियन स्टेट्स में कम है और बाकी स्टेट्स में ज्यादा है। ऐसा क्यों? ये कहा जाता है कि साउथ इंडियन स्टेट्स में जो लिटरेसी है, बच्चे पढ़ते हैं, वुमेन पढ़ते हैं, जो उनको जानकारी होती है, तो उनका जो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स जो होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं। बाकी राष्ट्रों में जो लिटरेसी रेट कम होने के वजह से उनका जो पॉपुलेशन बढ़ता है उनको जानकारी होती नहीं है। तो इस तरह का जो पॉइंट्स है ये सब हमें समझना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप देयर वाज नो डिफरेंस इन द TFR फॉर अर्बन एंड रूरल एरियाज। अभी आप बिल्कुल एक स्टेट भी लेंगे, उत्तर प्रदेश लेंगे या मध्य प्रदेश लेंगे या और कोई राज्य लेंगे, तो उसमें एक TFR 2.1 से बहुत ज्यादा 3.5 3.6 है आज भी। लेकिन वहां भी यदि आप रूरल और अर्बन में कंपेयर करेंगे तो TFR का फिर डिफरेंस है। तो आपको ये जरूर समझ में आएगा कि अर्बन में कम है, रूरल में ज्यादा है। सो अल्टीमेटली एक ये नतीजा निकलता है कि शायद लिटरेसी रेट्स वुमेन का बढ़ाना चाहिए, जहां पे उनका ये समझ आएगी कि किस तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए और करना चाहिए, और फिर आगे जाकर हमारा ये जो मुहिम जो है वो सफल हो सकता है। सो अभी आप अर्बन और रूरल एरिया में, सदर्न इंडिया में आप देखेंगे तो TFR का बीच जो डिफरेंस है वो सिर्फ 0.2 पॉइंट्स है। कर्नाटका और तेलंगाना में भी सिर्फ 0.3 पॉइंट्स है। सो देयरफॉर इस तरह का जो डेटा है ये बहुत यूजफुल हो सकता है हमारे फैमिली पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स में। देयर इज सो बेटर लिटरेसी अमंग वुमेन, अगर वो ज्यादा पढ़ा लिखे हैं तो लोअर TFR हो सकता है, जो हम कोशिश करना चाहिए। सो और यदि आप NFHS सर्वे के दौरान आप आसाम और कर्नाटका में देखेंगे, जो 77.2 और 76.2 जो लिटरेसी रेट है, TFR को यदि कंपेयर करेंगे तो वह 1.9 और 1.7 है, जिसका मतलब लिटरेसी, जो वुमेन का लिटरेसी और जो पॉपुलेशन का राइज, इसमें दोनों में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है जिसको हम एड्रेस करना चाहिए। अब सिमिलरली यदि आप उसी रिपोर्ट को उत्तर प्रदेश में देखेंगे, राजस्थान में देखेंगे, बिहार में देखेंगे, जहाँ पे कंपैरिजन पॉइंट में चल रहा था अब 2 डिजिट्स में आ गया है। तो वो लिटरेसी रेट जहाँ पे कर्नाटका में 76% है, उत्तर प्रदेश में 20% है और राजस्थान में 23% है। और जहाँ कंपैरिजन में TFR यदि देखेंगे तो 0.5 वो बाकी स्टेट से ज्यादा है। सो लेवल ऑफ एजुकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ TFR। दो स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स है
जो ग्रेजुअल डिक्लाइन दिखाता है TFR में with the rise in the level of education of women. So हमें एक चीज तो समझ में आती है यहाँ पे कि वुमेन लिटरेसी बढ़ाना चाहिए यदि आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो। फिर आसाम और कर्नाटका का आप देखेंगे स्टोरी बिल्कुल रिवर्स में चल रहा है, जहाँ पे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और जो बिहार का जो कहानी है उसका बिल्कुल रिवर्स चल रहा है आसाम में और कर्नाटका में। TFR for illiterate women in Uttar Pradesh was 3.2 for those who had not completed primary level of education at 3.8 and for degrees it is 2.6. उसी तरह बाकी सारा स्टेट्स का डेटा दिया हुआ है यहाँ पे। तो so therefore जो कम हो रहा है कर्नाटका और आसाम में 1.7 है और 1.9 है, इसके ओर हमको देखना चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा भी आएगा आगे जहाँ पे कर्नाटका में और आसाम में ओल्ड लोग ज्यादा है और बच्चे कम है। देयरफॉर डेवलपमेंट में वो असर कर सकता है। इस तरह का जो डेमोग्राफिक्स है उसके ऊपर भी हमको ध्यान देना चाहिए। अब ये जो यूपी एंड बिहार का जो मैंने बात किया है आज, Madhya Pradesh and Bihar will take longer to reduce their TFR to 2.1. Madhya Pradesh is estimated to reach the level in 2028 and Bihar in 2039. So इन देशों में प्रोएक्टिव मेजर्स हमको करना पड़ेगा ताकि पॉपुलेशन कम हो। अब हमने कुछ स्टैटिस्टिक्स देखे और कुछ एडवांटेजेस भी देखे, कुछ डिसएडवांटेजेस भी देखे। अब नीड फॉर पॉपुलेशन कंट्रोल, सो बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको हम समझना जरूरी है। यहाँ पे संकट दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यह संकट दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इसका क्या मतलब है? यह संकट दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है और हमारे प्राकृतिक संसाधनों को पूरी तरह से प्रभावित कर रहा है, क्योंकि अधिक लोग पानी, भोजन, भूमि, पेड़ और अधिक जीवाश्म ईंधन और के अधिक उपभोग के परिणाम स्वरूप पर्यावरण को बुरी तरह से प्रभावित कर रहे हैं। और वर्तमान समय में अधिक जनसंख्या प्राकृतिक सौंदर्य के अस्तित्व के लिए अभिशाप बन गई है। पर्यावरण में प्रदूषित हवा के कारण लोग विभिन्न बीमारियों से पीड़ित है। ये सारे चीज जो है हमें पॉपुलेशन बढ़ने के वजह से जो हम संकट देख रहे हैं उनके प्रति हमारा एक दृष्टि जाना चाहिए। One of the most severe effects of rapidly increasing population on saving, investment, capital formation, जो हम ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा खर्च करना पड़ेगा तो सेविंग्स कम होता है। यदि आप फैमिली भी देखेंगे, छोटा फैमिली में आप शायद सेविंग्स ज्यादा कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर सकते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन यानी जो पूंजी आप बनाएंगे उसको आप ध्यान दे सकते हैं। और जब भी पॉपुलेशन बढ़ता है ये सारा चीज घटते हैं। Composition of population in India hampers the increase in capital formation. So in India, 35% of population is constituted of people less than 14 years of age, and आपको ये समझना चाहिए कि ये unproductive customers है। Therefore, लेकिन इसका एक और पहलू है, ये आगे जाके प्रोडक्टिव कस्टमर्स बनेंगे। तो ये जो रिलेशनशिप है अनप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिव वाला बात, इसमें एक डेलिकेट जो रिलेशनशिप है उसे हमें समझना चाहिए और उसके प्रति हमारा जो भी पॉलिसी होगा उसके प्रति ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉपुलेशन कम करते रहो तो आपका जो ओल्ड लोग जो है जो प्रोडक्टिव एज से आगे चले गए हैं वो पॉपुलेशन बढ़ता है और बढ़ना नहीं चाहिए, ये मेरा मुद्दा नहीं है। बढ़ते हैं तो डेवलपमेंट का ऊपर असर हो सकता है, इसके प्रति हमारा ध्यान होनी चाहिए। आगे जाकर पर कैपिटा इनकम कम होता है। फ्रॉम 1950 to 51 to 80-81 national income increased at an average rate of 3.6% per annum. However, per capita income had risen around only 1%. It is because the population increased by 2.5%. So ये जो
आंकड़े हैं, ये बहुत कुछ दर्शाता है। आपको इनके बारे में सोचना बिल्कुल जरूरी है। With the brisk increase in population, most difficult responsibility is to provide employment. जैसे नौलखा जी ने शुरुआत में कही, जो एम्प्लॉयमेंट सभी लोगों के लिए देना जो जरूरी है, वो उस पर असर पड़ता है। Massive size of population results in a multitude of labor force. However, due to a deficiency of capital resources, it becomes challenging. कम पैसा कम होता है, पूंजी कम होता है, कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होता है, इसीलिए जॉब्स कम होते हैं। तो इससे इस तरह का बहुत सारे मुद्दे हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल, ऐसा रूरल एरिया में लगता है कि जॉब है, फार्मिंग है, जॉब है, ऐसा लगता है, लेकिन वो सारा अनएम्प्लॉयमेंट है। वो चीज हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके आगे पॉवर्टी है, पॉवर्टी बढ़ सकता है, और ग्रोइंग पॉपुलेशन विल इंक्रीज पॉवर्टी, और पीपल हैव टू स्पेंड अ लार्ज शेयर ऑफ देयर रिसोर्सेज फॉर ब्रिंगिंग अप देयर डिपेंडेंट्स। देन मैटरनिटी वेलफेयर है। इन इंडिया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्रिएट्स हाई बर्थ रेट, और बर्थ रेट जब भी बढ़ता है तो हेल्थ और वेलफेयर ऑफ वुमेन पे असर पड़ता है। और रिकरेंट प्रेगनेंसी जो होता है विदाउट एन अप्रोप्रिएट, दो बच्चों के बीच में जो गैप होनी चाहिए वो होता नहीं है, वो मदर और चाइल्ड दोनों के लिए हानिकारक है। तो ये चीज भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, और वही चीज आगे जाकर हाई डेथ रेट में रिजल्ट करता है, और वो भी गलत साबित हो सकता है। सो देयरफॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन, एजुकेशन ऑफ वुमेन, स्टेचर ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी, उनको जो रेस्पेक्ट जो मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए, और जो फैमिली वेलफेयर स्कीम्स जो है वो उनको लागू होना चाहिए, और उनको बिल्कुल एक सहज रीति में उनको मिलना चाहिए। अभी इसका असर, पॉपुलेशन राइज का असर एनवायरनमेंट पे भी होता है। पॉपुलेशन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, क्योंकि ज्यादा पोल्यूशन होता है, टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है, ज्यादा लोग हैं, यूज करने वाले ज्यादा लोग हैं, इसलिए ज्यादा पोल्यूशन हो सकता है, ज्यादा वेस्ट हो सकता है। और सारे हमारे जो यूज के चीज है वो बायोस्फीयर से आता है, इसलिए बायोस्फीयर वीक हो सकता है। एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन होता है, लकड़ियां ज्यादा काटा जाता है, और ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स, ज्यादा जो एनिमल्स को जो चारा वगैरह जो लगता है वो ओवर ग्रेज हो जाता है, जो जिसका मतलब जो जमीन है वो बंजर हो जाता है। और significant cause of biodiversity loss has been the depletion of vegetation to grow agriculture by the rapidly surging population। जो ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हम जो फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, केमिकल्स यूज करते हैं, उसके वजह से डिग्रेडेशन होता है, एयर पोल्यूशन होता है, डोमेस्टिक स्वेज बढ़ता है, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट बढ़ता है। सो कई इस तरह के आयाम है जो पॉपुलेशन बढ़ने से उनका जो इफेक्ट्स है वो ज्यादा हमको देखने मिलता है। सो रैपिड राइज also causes burden on infrastructure like healthcare, education, housing, water supply, sanitation, power, roads and railways। हर जो आप बात, जिसके बारे में आप बात करेंगे उसके ऊपर उसका असर हो सकता है। और इन सारे चीजों के अलावा सोशल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे उसका असर पड़ सकता है। बेयर नेसेसिटीज जो लाइफ के है वो ज्यादा लोगों में शेयर करना पड़ता है, इसीलिए उसका असर हो सकता है। और उसमें क्राइम बढ़ सकता है, पीपल अनहाइजीनिक कंडीशंस में जीना पड़ता है, और अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, रिजेंटमेंट अमंग पढ़ा लिखा लोगों को यदि जॉब मिलता नहीं है तो उनमें एक द्वेष पैदा होता है। दैट लीड्स टू रॉबरी, प्रोस्टिट्यूशन, क्राइम्स। ये सारे जो सोशल प्रॉब्लम्स है ये भी बढ़ सकते हैं। ओवर क्राउडिंग, ट्रैफिक कंजेशन, फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स, पोल्यूशन, ये सारा उनका अलग अलग परिभाषाएं है। जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव, यही जो मैंने कहा वो सारा हिंदी में है यहाँ पे। मैं इस जो प्रेजेंटेशन है आप यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है, इसको यूट्यूब में वगैरह
उपलब्ध करने की एक रिक्वेस्ट है, वो मैं नौलखा जी से करना चाहता हूँ। फिर जो यहाँ पे अटेंड नहीं किए हैं वो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पॉपुलेशन अब हम असल मुद्दे पे आएंगे। पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल जो 2019 में पेश किया गया, इसका जरूरत है नहीं है, क्या है और इसके क्या क्या परिभाषाएं है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री राकेश सिन्हा जी ने राज्यसभा में जुलाई 12 तारीख को 2019 में पेश किया था, एंड उन्होंने कहा कि उस बिल ने कहा कि penal action against people with more than 2 living children, including debarment from being an elected representative, dismissal of financial benefits, and decrease in benefits under the public distribution system. जो रेशन वगैरह public distribution system में मिलता है, उन चीजों से वंचित किया जा सकता है. The bill also proposes that government employees should give undertaking that they will not conceive more than 2 children. यदि गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो उनको ये लिखित रूप में देना होगा. There are limited ecological and economic resources at hand, जो हम शेयर कर सकते हैं, जो हमारा जो कुदरत ने हमको दी है, उन चीजों का एक अच्छा यूज होना चाहिए. पॉपुलेशन बढ़ने से वो नहीं हो पाता है. Justification of the bill held that it is imperative and critical that the provision of necessities of human life, including affordable food, safe drinking water, adequate housing, access to quality education, economic livelihood opportunities, power, electricity, for domestic consumption, and an unarmed living is accessible to all the citizens. ये जो चीज है, food है, एजुकेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, ये सारा चीज सारा पॉपुलेशन को उपलब्ध होना चाहिए. यदि ऐसा नहीं होता है तो हमको पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहिए. ये बेसिक बिल का मुद्दा है. अब जस्टिफिकेशन फॉर द बिल, जैसा मैंने कहा, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्रिटिक, और जो मुद्दे हमने आपके सामने बिल के रूप में एक्सप्लेन किया है, वो सारा चीज यही कहता है कि आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करें. लेकिन इसका एक और पहलू, कुछ लोग उसको अलग ढंग से देखना चाहते हैं, और criticism of the bill states that it will widen the gap between poor and the rich. The poor will suffer if benefits under public distribution schemes or other government funded schemes are taken away from them. Healthcare facilities and finance for contraceptives are also not available in the lower strata group. Also, without proper education and knowledge, the poor do not understand the importance of smaller families. जिसका मतलब education होना चाहिए, सभी वर्गों में education का benefits पहुंचना चाहिए, और सभी वर्गों में जो government schemes होते हैं वो सारा पहुंचना चाहिए, और उनका जो background information है वो भी साथ में पहुंचना चाहिए. और जहाँ पे स्मॉल फैमिलीज का जो बेनिफिट्स हो सकता है वो सारा गरीबों में उनके जो इंफॉर्मेशन जो है उन तक पहुंचना चाहिए. और जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स और उनके जो फाइनेंस होता है वो सारा उपलब्ध होना चाहिए हर जगह में, हर क्षेत्र में, हर रूरल एरिया में, हर विलेज में ये सारा उपलब्धि होनी चाहिए. तो फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उसका दुरुपयोग नहीं होगा, और उनके उपयोग सारे लोगों में इक्वली शेयर करने मिल सकता है. अभी आगे हम देखेंगे यहाँ पे ये जो 10 पॉपुलेशन बिल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और पॉपुलेशन बिल का जो मुद्दा है, इन दोनों के बीच जो एक तालमेल होना चाहिए वो है या नहीं है. The basic question is, will population bill, control bill be under the ambit of fundamental rights or ultra vires? Constitution क्या कहता है, जो population bill जो क्या कहता है, और इन दोनों के बीच कुछ भेद है क्या, इन दोनों के बीच कुछ चीज सोचने वाली है क्या, इस तरह का चीज हमको ध्यान में रखना चाहिए. A few years back, the Prime Minister expressed concern over the prospect of a population explosion. जो पॉपुलेशन जिस रेट में बढ़ रहा है उसका कई असर पड़ सकता है हमारे लोगों पर और हमारे देश पर. And in his address to the nation on the Independence Day, and said that keeping small families was patriotic.
हमें देश को बचाना है तो पेट्रियाटिक तो बनना चाहिए। यदि पड़ोस देश हमारे ऊपर यदि अटैक करता है तो वो हमारा धर्म बनता है कि हमारे देश को रक्षा करें। उसी तरह पॉपुलेशन बढ़ना जिस रेट में बढ़ता है उस रेट भी एक अनपैट्रियोटिक समझा जा सकता है, इसीलिए पॉपुलेशन कंट्रोल करना जरूरी है। इट हैज फिर उसके बाद में जो डिस्कशन हुआ और पार्लियामेंट में जो डिबेट हुआ उसका मैं कुछ मुद्दे आपके सामने रखना चाहता हूं। ये अभी द डिबेट ऑन द पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, procreation, reproduction and family planning are sensitive and private facets of every citizen's life. कुछ लोगों ने ये कहा कि ये प्राइवेट चीज है, आप इसको लेजिस्लेट क्यों कर रहे हैं? Nevertheless, the government needs to implement population control policies to solve many issues. लेकिन उनका ये भी मुद्दा है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करना भी जरूरी है। Is a policy to control, and monitor the number of children if a family is allowed to have an infringement, human rights का infringement यदि ये हो सकता है क्या? इस तरह का डिबेट भी पार्लियामेंट में हुआ है। फिर a right to reproduction is not explicitly कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर ये भी मुद्दा आया है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और उसमें ऐसा कहीं कहा गया है क्या कि आप जितने बच्चे चाहिए वो पैदा कर सकते हैं? ऐसा भी नहीं है। राइट टू रिप्रोडक्शन इज नॉट एग्जैक्टली रिटन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता है कि आप जितने बच्चे चाहिए उतने प्रोड्यूस करो, but it falls under the purview of Article 21, right to life and right to personal liberty. कई लोग कह सकते हैं कि पर्सनल लिबर्टी को ये अटैक करता है, इसलिए मैं इसको नहीं मान सकता हूँ। Does this kind of policy strip individuals of their fundamental rights is a basic question. So आगे हम देखेंगे कि ये किस तरह से इसका एक आंसर हो सकता है, जवाब हो सकता है। Government has already found valid reasons to intervene in various spheres of pertaining to। आज ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट, आज का गवर्नमेंट नहीं है, पहले का गवर्नमेंट, जो जितने भी गवर्नमेंट्स थे वो सारे चीज कुछ कहीं ना कहीं पॉलीगैमी को क्रिमिनलाइज किया है, अडल्टरी को क्रिमिनलाइज किया है, और मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर मैरिज को तो बदला जा चुका है। और स्टेट डिसाइड्स अपॉन व्हाट ग्राउंड्स कपल्स में लीगली डिवोर्स। ये सारा चीज तो लिबर्टी का मामला ही है, ये सारा चीज तो फंडामेंटल राइट्स का साथ जुड़ा हुआ है, और इन सारे चीजों को डिस्कशन तो हुई है पहले और लेजिस्लेशन भी हुई है। तो देयरफॉर पॉपुलेशन कंट्रोल पे लेजिस्लेशन क्यों नहीं हो सकता है? तो इस तरह का एक व्यू है जो बिल्कुल सही भी है। सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर ऑल्टरनेटिव लॉस। हमारे जैसे चेंज देश आगे बढ़ता है, हमारे कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उन्हें भी बदलना चाहिए, क्योंकि एक देश का प्रगति तभी हो सकती है जब हम ये मान के चले कि हमारे जो नियति है दोनों में फर्क दिखना चाहिए। आगे अभी हम एक इंटरेस्टिंग केस आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ पे। ऑल्टरनेटिव मेजर्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन इन इंडिया के जब भी डिस्कस हम करेंगे, हमको एक जीता जागता एग्जाम्पल चाइना का हमें देखना चाहिए। उनका पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी जो है वो आज लोग कहते हैं, आज चाइना कहता है कि वो फेलियर है। हमें ये जानना जरूरी है कि वो फेलियर क्यों है। देयर नीड्स टू बी अ शिफ्ट in standards that equip and empower the country's youth and expand quality procreative health assistance. India must invest in sustainable methods that shield the rights. हम लिबर्टी के बारे में बात करते हैं, लेकिन लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने का सिस्टम भी तो आनी चाहिए। Access to family planning, knowledge, adequate health care systems, counseling sessions, they all are required in while designing a policy population control bill. Overpopulation is a social issue. हमें ये भी समझना चाहिए, कुछ राज्यों में, कुछ रिलीजियंस में ऐसा समझा जाता है कि बच्चे ऊपर वाले का देन है। तो इस तरह का जो सोशल इश्यूज है, इनके ऊपर जो बुनियादी तौर पे जो भी उनको करना चाहिए वो भी करना
जरूरी होता है। अब लीगल मैरिज है इसके ऊपर भी बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है आजकल। आज फर्टिलिटी डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ मैरिज। TFR जो मैंने टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में जो कहा है, मोस्ट फर्टाइल आर 18 to 30 और उसके बाद में फर्टिलिटी कम होता जाता है। तो देयरफॉर रेजिंग द मैरिज एज विल कंट्रोल द टोटल फर्टिलिटी रेट। ये मुद्दा हमें जानना है, इससे कोई सोशल इश्यू या रिलीजियस इश्यू नहीं मानते हुए हमें देश का प्रगति किस तरह से करना चाहिए उसके बारे में सोचते हुए इस मैरिज एज को 21 फॉर बोथ मेन एंड वुमेन उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। और उसमें ही वेलफेयर और जो भी है वो सारा हो सकता है। इसके अलावा इम्प्रूविंग स्टैंडर्ड्स, हेल्थ केयर सिस्टम्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर वुमेन, उनका जो राइट्स है उसके बारे में सोचना चाहिए, उनका जो एजुकेशन है उसके बारे में सोचना चाहिए एंड सो ऑन। मैं जो चाइना के बारे में केस स्टडी के बारे में कहा था उसके बारे में थोड़ी देर में मैं आपसे बात करूंगा। जो चीज हमें करना है वो लिटरेसी बढ़ाना चाहिए। जो GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो प्राइमरी लेवल में 98 है, सेकेंडरी लेवल में वो कुछ 70 के आसपास हो जाता है, फिर हायर एजुकेशन में वो 26 है आज। यदि लिटरेसी रेट हम नहीं बढ़ाएंगे और जो सरकार का जो पॉलिसी है जो 26 से 50 बनाना है, ये सारे बहुत अच्छे मुद्दे हैं। ये सारे का लॉन्ग टर्म में पॉपुलेशन कंट्रोल पे असर होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है जो मेडिकल तरीके से जो रोका जा सकता है, ये सारा चीज हम लोग इनके जानकारी लोगों में पहुंचाना चाहिए। स्प्रेडिंग अवेयरनेस, बेनिफिट ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोपगेटेड, ये जो थ्रू मास मीडिया, सोशल मीडिया, ये सारे चीज हम यूज करना चाहिए। अब मैं चाइना के वन चाइल्ड पॉलिसी के ऊपर मैं आता हूँ और उन्होंने क्या किया ये देखने जैसा है, समझना जैसा है और हमें भी बहुत सारे लेसन्स इससे मिलेंगे हमारे बिल क्रिएट करते समय। Chinese government in 1979 implemented almost 50 years back, 45 years back, implemented a one child per family policy. और उन्होंने क्या किया, इसको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया, आप ये भी जानने की जरूरी है। Per the policy, pregnant couples were required to file for a family planning service certificate. मतलब जो भी pregnant couples है, they have to file a family planning service certificate first. Then the government will issue a birth permit through a complex procedure, making the task of having a baby more difficult. ठीक है, ये तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन हो गया। गवर्नमेंट ऐसे चीज करेंगे जो एक प्रोसीजर के थ्रू आपको बच्चा पैदा करना ही मुश्किल हो जाएगा। The government treated the applicant's mother and father with intense scrutiny. दोनों जो आते हैं फैमिली जो सर्विस प्लानिंग सर्विस सर्टिफिकेट के लिए जो अप्लाई करते हैं, उनका ऊपर बिल्कुल नजर रखा जाएगा। और गवर्नमेंट यूजेस एन आइडेंटिफिकेशन नंबर टू कीप ट्रैक ऑफ द वूम्स इन चाइना। जितने लोग प्रेग्नेंट है, हर प्रेग्नेंट लेडी का उनके पास पूरा डेटाबेस क्रिएट करते हैं और और उनके ऊपर नजर रखा जाता है। और if parents did not acquire the certificate before the child's birth, the hospital would not issue a birth certificate. यदि कोई कपल ने अपना फैमिली प्लानिंग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई ही नहीं किया है तो उनका बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं मिलता है, जिसका मतलब वो इलीगल बच्चा बन जाता है और उसको कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी नहीं मिलता है, उसको जॉब नहीं मिलता है, उसको कुछ नहीं मिलता है। यदि आपका बच्चा को बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो आप सोच सकते हैं कि उसका प्रॉब्लम्स कितना बढ़ सकता है। वंस और उसके बाद once a couple has been granted the right to have a child, they must use contraception to block further pregnancies. और उसको मॉनिटर किया जाता है, उस प्रथा को वो लोग मॉनिटर करते हैं। और there are ordinances in China which urge women with one child to use IUDs and those with 2 children to undergo tubal ligation. ये सारा मेडिकली टर्मिनेटेड चीज है जो
चाइना में फॉलो करते थे। आज क्या हुआ आप देखिए, 2016 में 40 साल के बाद चाइना कंप्लीटली वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया। अब उनके पास एजिंग पॉपुलेशन है, बच्चे कम है, तो न्यू कपल्स अब 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने फैमिली प्लानिंग सर्टिफिकेट का नॉर्म्स बदल दिए। अभी दिस वाज रिक्वायर्ड फॉर डेमोग्राफिक क्राइसिस, जहां पे 35 करोड़ बच्चे भारत में पैदा किए बिटवीन 1990 एंड 2018। चाइना ने 19 करोड़ बच्चे पैदा किए। ये उनका सिस्टम का जो एक आउटकम है, वो आप समझ सकते हैं कितना मजबूत था। और 3 चाइल्ड पॉलिसी आज जो चाइना इम्प्लीमेंट करना चाहता है, क्योंकि उनको रिवर्स करना है अपना जो पैराडाइम है, ओल्ड लोग बढ़ रहे हैं और बच्चे कम हो रहे हैं, प्रोडक्टिव एज में जो लोग काम करना चाहिए वो कम हो रहा है, इसीलिए उन्होंने 3 चाइल्ड पॉलिसी लाया है। और वो देयरफॉर फ्रॉम May 21 last year, couples in China will be allowed to have up to 3 children as policy makers seek to address the country's long-term demographic imbalances. इसका क्या असर होगा? अब अगला 20-25 साल में चाइना फिर आगे बढ़ेगा पॉपुलेशन के मायने में, और इन लेसन्स को समझते हुए इंडिया को पॉपुलेशन रेगुलेशन बिल बनाना चाहिए। और इंडिया में भारत में एक और चीज ध्यान में रखना चाहिए कि सभी राज्य इस तरह का प्रॉब्लम में नहीं है। माइग्रेशन है, बहुत सारा लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाते हैं तो सेंसस में फर्क पड़ता है, लेकिन देयर आर स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू करेक्ट ऑल दैट। बट कहना यह है कि एक सिंगल रेगुलेशन जो पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए लाकर वो सारा देश में एक ही तरीके से लागू करना शायद ही ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारे हर राज्य में अलग अलग फर्टिलिटी रेट है आज। अब इंडोनेशिया में आप देखेंगे, उनके पास एक बहुत ही बढ़िया फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव्स इन द वर्ल्ड है, आज ये वर्ल्ड मानता है। विद द एड ऑफ उनके जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, मुस्लिम लीडर्स जो है, कंट्री डबल्ड इट्स कॉन्ट्रासेप्टिव उबिक्विटी रेट। जो हर जगह पे कॉन्ट्रासेप्टिव पहुंचना चाहिए और उनके ऊपर वो ध्यान रखते हैं और बाकायदा प्रोएक्टिवली ध्यान रखते हैं। और वो एक हमें भी फॉलो करना जरूरी है। और जिसके वजह से उनका जो फर्टिलिटी रेट 5.6 था वो 2.6 में आ गया एक 30 वर्ष के काल में। और दिस जो कॉन्ट्रास्ट मतलब एक छोटा सा चीज करने से, कॉन्ट्रासेप्टिव्स हर जगह पे हर लोगों तक पहुंचाने से आपका पॉपुलेशन पे कितना असर पड़ता है आप देखिए। और गवर्नमेंट भी बहुत कुछ किया है वहाँ पे, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल में लोकल एक्सेस, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज है, जो टाउन्स है, विलेजेस है, लास्ट माइल तक उनका ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स पहुंचाने का जो तरीका है वो उन्होंने बहुत मजबूत किया है। और हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग उन्होंने इम्प्रूव किया है, लॉन्ग लास्टिंग रिवर्सिबल प्रोसेसेस पे ध्यान दिया है। और 23,500 फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स एक साल में बनाया उन्होंने। इस तरह का चीज हम लोग भी शायद फॉलो कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी किया, आउटरीच मैकेनिज्म्स उन्होंने जो बनाई है, राइट टाइम, राइट मेथड, माय चॉइस, इस तरह का जो टर्मिनोलॉजी उन्होंने लोगों में बांटा है, पहुंचाया है, शायद हमें भी कोई सीख उससे लेनी चाहिए। अब फाइनली जो कंक्लूजन जो है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ग्रोइंग पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन बढ़ता है, जनसंख्या बढ़ता है, वो तीव्र गति से हमको सॉल्व करने की जरूरी है। coercion and manipulation of people to keep the family size bare minimum are breach of fundamental rights, ये भी हमको समझना चाहिए। लेकिन एजुकेशन देना चाहिए, एक enabling systems करना चाहिए, हेल्थ सिस्टम्स को इम्प्रूव करना चाहिए, वुमेन एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहिए, वगैरह वगैरह। और यहाँ पे आखिर में आप देखेंगे प्रेजेंटेशन में, हाई कोर्ट डिक्लेयर्ड पॉपुलेशन कंट्रोल लॉज एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल and against people's
राइट्स। ये वास्तव स्थिति है। लेकिन इस चीज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और इस बेसिस पे चैलेंज किया गया है कि हाई कोर्ट जब इस पे क्या कहते हैं, स्टे करते समय, पॉपुलेशन कंट्रोल लॉस को स्टे करते समय, हाई कोर्ट फेल्ड टू अप्रिशिएट द राइट टू क्लीन एयर। मुझे आप पॉपुलेशन बढ़ाइए लेकिन मुझे क्लीन एयर दीजिए, खाना दीजिए, ड्रिंकिंग वाटर, राइट टू हेल्थ, राइट टू पीसफुल स्लीप, राइट टू शेल्टर, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू एजुकेशन। वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स 21 और 21A फंडामेंटल राइट्स में एनश्राइंड है। यदि आप पॉपुलेशन बढ़ाते वक्त लिबर्टी के बारे में बात करेंगे और इन चीजों के ऊपर, इन 21A का बारे में आप नहीं सोचेंगे, आप उस फिर आपके प्रति इस स्टे का उद्देश्य गलत हो सकता है। ये अभी सुप्रीम कोर्ट में है और मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो हमारे देश को करना पड़ेगा। और हमारे जो सरकार है और जो हमारे गवर्नमेंट है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है और हमारे सारे जितने भी लोग पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्होंने बहुत अच्छे काम किया है, बहुत अच्छा एक जो इंटरवेंशन है वो भी किया है। और जो छोटा छोटा चीज जो उन्होंने कहा है, जैसे एक गर्ल का मैरिजेबल एज बढ़ना चाहिए, 21 होना चाहिए, ये सारे के पीछे कुछ उद्देश्य है। हमें उन उद्देश्यों को समझ के जो देश का प्रगति है उसके ओर हम सभी को योगदान करना चाहिए। सो हियर आई एंड माय प्रेजेंटेशन। और यहाँ पे जो रेफरेंसेस मैंने यूज की मेरे प्रेजेंटेशन में, उनके रेफरेंसेस है, ये सारा आप देख सकते हैं। और फाइनली आप मुझे इन सोशल मीडिया में मेरे साथ बात कर सकते हैं, वार्तालाप कर सकते हैं, और जो भी मेरे से बनेगा मैं इस विषय में या और भी विषयों में जो भारत विकास परिषद को लगेगा या जो हमसे जो भी मतलब हेल्प लगेगा वो मैं हर वक्त करने का एक संकल्प है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर SS मंथा जी। बहुत ही कम समय में आपने इन डिटेल, इन डेप्थ सारा एक जागृति और नॉलेज और रीजन, समाधान, इवन कॉन्स्टिट्यूशन को भी आपने रिफर किया है। आपने लिटरेसी, वुमेन एजुकेशन, बहुत सारी चीजों को हाईलाइट किया है। इंडोनेशिया, चाइना में क्या पॉलिसीज है, वो कैसे हम इंडिया में ला सकते हैं, उन पे भी लाया है। मैं अब ये सेशन को विद द परमिशन ऑफ स्पीकर ओपन हाउस के रूप में कुछ 2 या 3 मैं चाहता हूं कि हमारे में से सुनने वाले वक्ताओं में से अगर कुछ 1-1, 2-2 मिनट के लिए अपने व्यूज अगर रखेंगे तो भी कैसे हम पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल करें या मैक्सिमम अच्छे काम के लिए यूज करें, कैसे हो सकता है। अगर आप में से कोई स्पीकर चाहें तो 2 मिनट के लिए अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। I know as far as Binaji Suthar is from education field. मैडम बीना जी। यस सर, बहुत ही डिटेल में शंकर सर ने सब बताया। मैं टीचर हूँ, 15-16 साल से बच्चों को ज्योग्राफी पढ़ाती हूँ, बहुत सारे विषय पढ़ाती हूँ, मैथ्स और सब, पर ज्योग्राफी में पॉपुलेशन करके एक चैप्टर आता है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी गवर्नमेंट का अभियान चल रहा है। तो इन सब का कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस तरह से हमें पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, नहीं करना है, TFR क्या है, मैंने शायद ये शब्द आज पहली बार सुना। शंकर सर बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में आपने एक्सप्लेन किया। वेरी थैंक यू सर, थैंक यू। बीना जी वैदिक मीरा रोड ब्रांच की सदस्य है और बहुत ही अच्छा उनका एनालिसिस रहता है। मैं निवेदन करूंगा हमारे ऑडियंस में से, भले कम है हम लोग लेकिन हम मजबूत हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग। अगर हम कुछ जागृति विचारों से नहीं लाएंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे, तो कैसे हम अपने आप को सुव्यवस्थित करेंगे। तो मैंने ये देखा है कि हमने, भारतवर्ष ने यूनाइटेड नेशंस के SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिनको कि
3 P's के ऊपर आधारित है, पीपुल, पर्सन एंड प्रॉस्पेरिटी। और 17 उनके जो गोल है वो 2030 तक अचीव करने का भारत ने कमिटमेंट दिया है दूसरे देशों के साथ। तो क्या हम रियली अगर पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए अचीव कर पाएंगे? क्या वो सारी समस्याएं हम सॉल्व कर पाएंगे? इट्स ए क्वेश्चन फॉर एवरी वन ऑफ अस। एंड अगेन आई विल अपील Vijay Kumar ji, if I am not introduced, but anybody can speak here. Vijay Kumar ji, would you like to say something? Ajit ji, Sunil ji, Archana ji. हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर भारत विकास परिषद आगे भी ऐसे सेशन लेकर आएगा। मंजू जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मंजू जी जो मेरी पत्नी भी है और एक अच्छी सिंगर भी है, बट सोशली काफी अटैच भी है, जानकारी रखती भी है, और गीता और काफी सारे अपने लेक्चर्स और प्रोफेशन के ऊपर अपनी एनालिसिस और सपोर्ट देती है। वो कुछ सवाल आपके सामने रखना चाहेंगे या विचार रखना चाहेंगे? मंजू जी। किताब पर मैं कोई लेक्चर दिया नहीं है, लेकिन हाँ पढ़ती हूँ और थोड़ा सा गलत। मेरा ये कहना कि जैसे अभी आपके लेक्चर में मैंने सुना कि सबसे ज्यादा बुद्धि भ्रष्ट हुई है इधर इंडिया में, तो बुद्धि को सही करने के लिए जैसे बच्चों को स्कूल में हमेशा प्रेयर बुलवाई जाती है कि भारत मेरा देश है, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, इस टाइप की जो प्रार्थनाएं हम लोगों ने हमारी उम्र में जो हम बोलते थे, तो वैसी ही प्रेयर मैं चाहती हूँ, क्योंकि प्रेयर में मंत्र में शक्ति होती है कि उसकी पावर आती है। तो अगर हम एक साथ मिलकर कोई एक प्रेयर डिसाइड कर लेते हैं और उसको एक साथ एक टाइम पे रोज करें, होता क्या है, कोई मुसीबत आती है तब हम बोलते हैं कि सब अपने घर के बाहर 5 दिए जलाएं और ओम का मंत्र जाप करें, तो जो मुसीबत एक दिन में खत्म नहीं होती है, उसके लिए टाइम लगता है। जैसे पेड़ को लगाते हैं तो बहुत लंबे टाइम में वो फल देता है, तो वैसे ही हमारी कोई प्रेयर ऐसी शुरू करें हम, जो भी डिसाइड हो विशेषज्ञों के द्वारा, तो वो हम रोज करें और मिलके करें, एक समय पे करें, तो वो पावर जगेगी कि एक सकारात्मकता भी फैले और संस्कार भी फैले, ऐसे उसके अंदर भाव हो। क्योंकि बुद्धि को सही करना बहुत जरूरी है। माहौल हम भी जहाँ रहते हैं आसपास में मंदिर है, कॉलेज है, फिर भी बहुत गलत माहौल जो दिखाई देता है, उसकी वजह से ये सब थॉट आ रहे हैं कि बाहर निकलना है तो सोच समझ के निकलना होता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ये एक चीज आई मुझे। और दूसरा कि सब पढ़ लिख के नौकरी करना चाहते हैं, ऐसी ऑफिस में बैठ के, कोई खेती नहीं करना चाहते हैं, सब गांव छोड़ छोड़ के बाहर आ गए। तो गांव को भी, खेती को भी बढ़ाया जाए। कई हमारे भी सीए हैं तो वो भी किसान के ही बेटे हैं, मिट्टी हाथ लगाने को भी नहीं अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि खेती को बढ़ावा दिया जाए, जॉब दिए जाए, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत है, बहुत है। लड़कियों को, जो बच्चे की जो बातें मैं सुन रही थी, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि बच्चे क्यों नहीं चाहते, जॉब में अलाउड नहीं होता है, इतनी छुट्टियां नहीं मिलती है, लड़कियों को भी 12-12 घंटे काम कराया जाता है। अगर उसने डिग्री ले ली सी की, मतलब उसको 12 घंटे काम करना है और साथ में ट्रेवलिंग का टाइम। मेरी बेटी भी एग्जाम्पल है उसमें कि उसने जॉब छोड़ी है। मैं कड़क बात बोल रही हूँ, हस्बैंड मना कर रहे हैं मुझे, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ, ऐसा हो रहा है। तो कम से कम लड़कियों को तो इतनी छूट दी जाए कि उनको 12 घंटे बैठने का अलाउड भी नहीं होना चाहिए। वो घर कब संभालेगी और बच्चे को कब संभालेगी? ये इशू है। अगर मेरे बोलने में कुछ गलत हुआ हो तो मैं माफी चाहती हूँ। इतना ये मैं बोल रहा मंजू हूँ। जी, आप पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं? अभी मेरे रोटी सीख रही है। ओके, एनीवे दिल की बात इन्होंने शेयर की, और मैं चाहता हूं कि आप भी अपने दिल की बात शेयर करिए। कोई ऐसा हम ऑफेंसिव स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, ऑफेंसिव देश के विरुद्ध बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, और आप नहीं करेंगे तो मेरी तो आवाज चालू रहती है। आई रिक्वेस्ट वंस अगेन, इफ एनीबडी कैन एक्सप्रेस। Sorry,
कानून के लिए सॉरी, गवर्नमेंट को रूल है कि जो एक नारा और भी सॉरी आपकी। वो वापस है जो बहुत हाँ बोलिए सर ओम प्रकाश जी। आवाज आ रही है। हाँ आप थोड़ी इंटरप्ट हो रही है, पर बोलिए आप अभी। हाँ हाँ अभी बोलिए। मेरा कहना ये था ये जो बहु विवाह है बीच में, उसको रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक इंसान कई जनसंख्या विस्तार करते रहता है, तो उसको रोकना बहुत जरूरी है। दूसरा, जैसे पुराना हमारा एक स्लोगन था, हम दो हमारे दो, उससे ज्यादा होना ही नहीं चाहिए। तो इस पे गवर्नमेंट तो खैर कानून लाएगी। जो शिक्षित लोग हैं वो तो अभी अपने आप ही समझदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन जो बेचारे अशिक्षित हैं उनको ये थोड़ा सा वहां तक पहुंचना चाहिए कि भाई ये कानून होना ही चाहिए, वो तो आपको इस पे कंट्रोल करना ही है। और ममता जी ने बहुत ही अच्छी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, इसके लिए ममता जी का एक बार पुनः बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश जी। एक और विचार मंथा जी से मैं करना चाहूंगा। भारत में अलग अलग धर्म है, अलग अलग मजहब है, अलग अलग विचार वाले लोग हैं, में अनेकता है हमारे भारत में। कुछ लोग मल्टी, जैसे शादी इन्होंने बोला 2-3 बार भी शादी करते हैं, 10-12 बार भी उनके अलग अलग रूप में बच्चे पैदा होते हैं। तो ये क्या डिस्प्रपोर्शन नहीं कर रहा है ये भी पॉपुलेशन को? इसी तरह से बांग्लादेश से बहुत सारे शरणार्थी आ गए, क्या ये भी डिस्प्रपोर्शन नहीं कर रहा है? ये क्या पॉपुलेशन की हमारी प्रॉब्लम नहीं है? इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन अनडाउटेडली, बट व्हाट आई सेड, दिस इज आल्सो गिविंग, मतलब एजुकेशन शायद इसके लिए बहुत जरूरी। हेलो, So Mantha साहब, would you like to conclude something? या मैं बहुत अच्छे बातें कही कई लोगों ने। मेरे विचार में पॉपुलेशन कंट्रोल तो है एक, ये सोशल प्रैक्टिस है, सोशल मुद्दे जो आपने भी बहुत सारे कहे। इन सारा जो मुद्दे हैं उनके ऊपर ये निर्भर करता है। अब जैसे आपने कहा, डिवोर्स होता है, फिर शादी करता है, फिर बच्चे आते हैं, ये और या फिर रिलीजियस बेसिस पे होता है, या शरणार्थी आते हैं, ये सारे मुद्दे तो है। लेकिन एक ये होना चाहिए कि ये एक विचार ये भी होना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, और ये सारे चीज के एक कई पहलू है इन सारे चीजों के। तो मेरे ख्याल से इनके साथ में, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल के साथ में, मेरे ख्याल से यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर भी बहस होनी चाहिए, और वो लागू होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सोशल इश्यूज उसके साथ जुड़े हैं। और मेरे ख्याल से दोनों के तरफ यदि हमारे, वैसा तो उनका विचार तो है, मेरे ख्याल से ये दोनों यदि साथ में करे लेजिस्लेशन के ओर से, तो फिर हमारे जो पॉपुलेशन राइज जो है उसके ओर हम ध्यान दे सकते हैं। आई थिंक वैमनस्यता जो बहुत सी बार हम देखते हैं आजकल अलग अलग सोशल मीडिया पर, अगर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आ गया तो शायद इसमें भी बहुत कुछ सुधार हो पाएगा। अगर ये लाया गया तो इस पर भी हम विचार करेंगे विद द परमिशन ऑफ। और कोई अगर अपना विचार देना चाहें तो लास्ट सर, देन वी विल कंक्लूड द सेशन। अर्चना जी, आशीष जी, जो नाम मैं देख रहा हूँ, विनय कुमार जी, यस सर, आप आइए, वेलकम। धन्यवाद नौलखा जी, मेरी आवाज आ रही है? यस यस। ये जो विचार सबने दिए, सबके बहुत अच्छे विचार हैं, नो डाउट इन सबको लेके हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कहीं भी मुझे ये नहीं दिखा हम क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, इसकी बात नहीं हो रही है।
पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। वी ऑल आर रिलाइंग ऑन गवर्नमेंट। क्या हमने अपने से पूछा है एज एन इंडिविजुअल कि मेरा क्या कंट्रीब्यूशन होगा? इन ए सेंस, अगर मेरे आस पड़ोस में किसी के तीसरा बच्चा हुआ है, मुझे बर्थडे पे बुलाया है, मैं मना करूं कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि दिस इज थर्ड इशू। मैं जिससे डील कर रहा हूँ, किसी दुकान वाले से, किसी मिस्त्री से, किसी एनीबडी, अगर मुझे मालूम है कि उसका थर्ड इशू है, उसके घर में 2 बच्चे हैं, 2 से ज्यादा बच्चे हैं, तो क्या मैं उसका सोशल बाइकआउट करता हूँ इन ए सेंस, इन ए वेरी फेयर मैनर, कि भाई आई विल नॉट डील विद यू बिकॉज यू आर स्टेलिंग द रिसोर्सेज ऑफ माई कंट्री? नो, वी आर नॉट डूइंग एट ऑल एनी सच टाइप ऑफ। नाउ कमिंग बैक टू द मोस्ट important aspect of uniform civil code. Again, this is a debate which we are taking into a very wrong direction. Uniform civil code is not at all required. What is required? हम लोगों ने 370 हटाया, which is prevalent in India since 1950 or earlier. Now we have to discuss and debate as a matter and adopt the concept of Atithi Devo Bhava. Why I am saying so? Anybody who is Atithi in my house, in my home, I will pay due respect, I will arrange everything for him, but will not allow him to participate in my internal discussion. So we have to demarcate who is my Mool Nivasi and who is Atithi. We will allow them to live in our country, in our home, but will not allow them to participate in our internal matter. Till the time we will not do this, whatever we are saying, सुनने में, बोलने में, मीटिंग करने में अच्छा लगता है, but to my limited knowledge, in my considered view, will not fetch any result. And this is a most debatable point, will need a lengthy discussion, but I am putting this point for a lengthy and larger discussion at a later stage. Thank you. विनय कुमार जी, बहुत अच्छा लगा सर, आपने अपने दिल की बात और बहुत ही जानकारी, जो कह सकते हैं कि बुद्धिमता की जो जानकारी हमें सोचना चाहिए सबको, आपने एक चीज ये बताई कि क्या हम छोटी छोटी चीजों में भी हम अपने लेवल पे भी इसको ठीक करने के लिए कुछ करते हैं क्या? मुझे अभी मंजू जी ने एक सुझाव दिया था कि लेटेस्ट डिजाइन ए प्लेज। पहला एक प्रयास है कि हम सब एक ऐसी प्लेज डिजाइन करें, ऐसा ड्राफ्ट करें टाइम टू टाइम, कि भाई वो चाहे पॉपुलेशन के लिए भी हो सकती है और भी किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो सकती है। दैट may be one of the initiative without any much efforts and litigation and anything else. And also आपके जो सारे सुझाव है, I think every listener has taken note of that, and we are thanking every one of you for attending this session and sharing this session. And as sessions are to be continued again, कुछ और ऐसे मुद्दे हैं जिनके बारे में भी अगर आप हमें सलाह देंगे तो हम मंथा जी से या और भी कोई स्पीकर से इनवाइट करेंगे। भारत विकास परिषद सेवा दायित्व नहीं समझता है, उपकार समझता है, व्यक्तित्व निर्माण और राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है, नर सेवा को नारायण सेवा समझता है, राष्ट्र हित को सर्वोपरि समझता है, एक दीप से जले दूसरा, भारत जागेगा विश्व जागेगा, राष्ट्र देवो भव, और स्वस्थ समर्थ और संस्कारित भारत। और यही हमारे संस्कार, यही हमारे सूत्र लगातार भारत में चलते आए हैं। अगर आप हमारे विचारों से जुड़ना चाहते हैं, हमारे संस्थाओं से जुड़ना चाहते हैं, तो वी हैव लॉट मेनी ब्रांचेज ऑल ओवर इंडिया, और जुड़ के अपने विचार भी इस बड़े प्लेटफॉर्म पर आप पेश कर सकते हैं। Shall I take the permission, because आज संडे का दिन है, लंच का टाइम हो रहा है सबका, और इन स्पाइट ऑफ दैट कम से कम 12, 15, 20 जितने भी हमारे गेस्ट आज आपके यहाँ जुड़े हैं, इट्स ए ग्रेट ऑनर, ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर एवरी वन ऑफ यू। बहुत बहुत आपका अभिनंदन, स्वागत। ये YouTube का लाइव वापस आप देख पाएंगे YouTube चैनल पर, डॉक्टर SS मंथा जी स्पीक, और इनके और भी YouTube चैनल पर अच्छी जानकारी के वीडियो इन्होंने डाले हैं। भारत विकास परिषद का एक और सेशन इनके साथ, 2 सेशन हुए थे पहले, NEP 2020 और एक दूसरा, और दोनों भी वहां हमने अपलोड किए गए हैं। बाकी काफी सारे सेशन हमने भारत विकास परिषद
कि मेरी अपनी जो चैनल है उस पे उस सारे इंटरव्यूज को भी हमने भारत दर्शन और अदरवाइज ग्रुप में डाला है। आप समय समय पर जुड़े रहिए। भारत विकास परिषद की वेबसाइट पे आप फीडबैक दे सकते हैं www.bvpindia.com। एक बार फिर से आपका सबका धन्यवाद और विद द परमिशन ऑफ ऑल ऑफ यू आई टेक लीव ऑफ एब्सेंट एंड एडजेंट दिस मीटिंग। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। धन्यवाद।